हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुहैप। मैं हूं शुभम गुप्ता और आज हम साथ मिलकर समझने जा रहे हैं क्लास 10th हिस्ट्री का कमाल का चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। देखिए दोस्तों, मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि दो तीन चीजें आप ध्यान रखिए। जब मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा रहा हूं तो आप अपनी चैप्टर की टेक्स्ट बुक खोल के रखिएगा। जो जो पॉइंट्स मैं आपसे मार्क करवाऊंगा वो इस चैप्टर पीडीएफ में भी मार्क होंगे, वहां पे आप लाइनों को मार्क कर सकते हैं। और साथ ही साथ देखिए, हम एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उनके ऊपर भी नजर डालते हुए चलेंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण है, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको बताता रहूंगा। दोस्तों देखिए, आप ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं सोशल साइंस में, मेरा तो पहला लेक्चर है यहाँ पे, तो कोई भी आपसे ये उम्मीद नहीं रखता कि जैसे बुक में लिखा है आप वैसा ही लिखिए। नहीं, आज तक मैंने ऐसा कोई भी बेहतरीन स्टूडेंट नहीं देखा जिसने पढ़े हुए में, जो उसने पढ़ा है उस पढ़े हुए में अपने कलर्स ना डाले हो, जिसने अपने रंग ना भरे हो, उसे समाज ने कभी बेहतरीन स्टूडेंट कहा ही नहीं। यही सत्य है। तो हमेशा ये बात याद रखिएगा कि जब कोई टीचर आपको आंसर बता रहा है या फिर अगर किसी बुक में किसी तरीके से या किसी गाइड या रिफ्रेशर में अलग तरीके से आंसर लिखा है तो वो एक तरीका है। लिखना क्या है अगर वो आपको पता है तो अलग अलग तरीकों से आप उसको लिख सकते हो। अरे हाँ या ना, समझ रहे हो ना? तो बस इसी मूल मंत्र को कि कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और अपने हिसाब से आंसर को लिखने की कला होनी चाहिए। बस आगे बढ़ते हैं, चलो। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। देखिए दोस्तों, ये चैप्टर है, दिस चैप्टर इज अबाउट नेशन बिल्डिंग। ये जो चैप्टर है आपका, ये इतिहास का, हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। इसमें पूरे यूरोप के बारे में तो नहीं, पर यूरोप की जो मेजर कंट्रीज है उनके बारे में बात होगी। डोमिनेंटली फ्रांस के बारे में बात होगी। आप थोड़ा बहुत ग्रीस के बारे में, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में पढ़ोगे, और यूरोप के कल्चर के बारे में, जर्मनी के बारे में भी आप पढ़ोगे। आप ब्रिटेन के बारे में भी चैप्टर के लास्ट पार्ट में पढ़ोगे। तो दिस चैप्टर इज अबाउट नेशन बिल्डिंग, यानी कि कैसे वो एक समय हुआ करता था दोस्तों। आज भी जब मैं कोई कहानी पढ़ता हूं पुराने जमाने की, तो उसमें कोई ना कोई राजा होता ही है। तो कैसे वो राजतंत्र का सिस्टम हट गया और लोकतंत्र का सिस्टम आया। हाउ डिड इट हैपन? हाउ डिड इट हैपन दैट द सिस्टम ऑफ मोनार्क्स was completely abolished and a new system of democracy was born? ये किस तरीके से हुआ? कैसे एक ऐसी संभावना है, क्योंकि लोगों ने इसे सत्य मान लिया था। एक झूठ अगर बार बार बोला जाए तो लोग उसे सच मान लेते हैं। पहले यही होता था, राजा है लुई द 14th, फिर लुई द 15th, फिर लुई द 16th, और ये राजा के पीछे राजा के वंश में ही रजैशी चली आ रही है। तो लोगों ने इसे जीवन का सत्य मान लिया था कि राजघराने में पैदा होने वाले लोगों को ईश्वर ने ही राज करने के लिए भेजा है। लेकिन ये चीज कैसे बदली और कैसे एक ऐसी पॉसिबिलिटी आई जब लोगों ने ये सोचा कि देश में रहने वाले लोग सरकार को चुनेंगे, कि देश में रहने वाले लोगों के हिसाब से देश में कानून बनाए जाएंगे। ये डेमोक्रेसी कैसे, स्टेट, देश कैसे बने। हम तो साम्राज्य थे, है ना। ये है मतलब फ्रांस के महाराज, ये वहां पे सिसिली के महाराज। अरे इन महाराजाओं, इन राज्यों से हट करके हाउ यू इवॉल्व्ड फ्रॉम किंगडम एंड डायनेस्टीज टू अ नेशन, देन द नेशन ऑफ इंडिया। एक देश आप कैसे बने, यूरोप में ये कहानी कैसे हुई, आपको पता चलेगा। आप चाहे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करें या कहीं पर भी, ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगेन चैप्टर फटाफट स्टार्ट कीजिए। ये चैप्टर शुरू होता है फ्रेडरिक सोरियो जनाब की एक पेंटिंग से। दोस्तों 1848 में फ्रेडरिक सोरियो ने एक पेंटिंग बनाई थी, द पैक्ट बिटवीन नेशंस। ठीक है, उन्होंने 4 पेंटिंग बनाई थी, उसमें से एक पेंटिंग आपको यहां पर दी गई है। ठीक है, ये इस वक्त हम हैं चैप्टर के फर्स्ट पेज पे, यानी कि पेज नंबर 3 पे। अब यहां से आपको कोई बहुत खास चीज याद रखने की जरूरत नहीं है, पर मैं आपको बता देता हूं पेंटिंग में कहां पर क्या है। कि इन केस पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, मैंने आपको बताया हम बोर्ड के क्वेश्चन साथ साथ देखते हुए चलेंगे। इन केस पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो आपको पता हो कि आपको क्या लिखना है। तो चलिए मैं आपको अब इस पेंटिंग के बारे में बताता हूं। देखिए, अगर आप इस पेंटिंग को ध्यान से देखेंगे तो ये पेंटिंग में आप देखेंगे कि एक एस शेप में आपको दिखेगा कि एक काफिला सा चला आ रहा है। आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं, दूर एकदम छोटे छोटे लोग हैं और चलते चलते ये लोग एक काफिला, यानी कि एक प्रोसेशन है जो चलता हुआ आ रहा है। ये लोग क्या कर रहे हैं? दे आर पेइंग देयर होमेज टू द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। दोस्तों ये होमेज वगैरह ऐसे शब्दों में, आप कठिन शब्दों में पढ़कर ये मत समझिए कि कोई रॉकेट साइंस की बात हो रही है। वो बात सिर्फ इतनी कह रहे हैं कि एक दौर था जब राजतंत्र चलता था।
राजा महाराजा मोनार्कियल सिस्टम था। वो मोनार्कियल स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है बेसिकली डेमोक्रेसी को, डेमोक्रेसी के आइडियाज को। लिबर्टी का क्या? लिबर्टी का मतलब आजादी है। पहले क्या होता था, राजा जिस पे जो मन किया टैक्स लगा दिया, अत्याचार कर दिया। अब आजादी है तो लोग क्या है कि एक मोनार्कियल फॉर्म ऑफ स्टेट से लोग जो है डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रहे हैं। सो दे आर पेइंग देयर होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सभी आपको दिखेंगे। साथ ही साथ अगर आप यहाँ ऊपर ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक में ध्यान से देखेंगे, मेरी टेक्स्ट बुक में तो इमेज इतनी क्लियर नहीं है, शायद यहाँ पर भी नहीं है, तो यहाँ पे जीसस क्राइस्ट, यहाँ पे एंजल्स आपको दिख रही हैं। ठीक है, और यहाँ पे फ्रेटर्निटी लिखा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, शायद इतना क्लियर नहीं है। फ्रेटर्निटी का क्या मतलब होता है? फ्रेटर्निटी का मतलब होता है बंधुत्व। बंधुत्व यानी कि जैसे कहते हैं ना कि भारत हमारा देश है, हम सब भारतवासी भाई बहन है, तो ये भाई बंधु यानी कि रिश्ता होना चाहिए। ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में, यानी कि द फर्स्ट पेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें भी लिखा है लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, ये सब तो हम समझते हैं, न्याय नीति की बात हो रही है। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा। तो ये जो चीजें हैं, ये जो पेंटिंग है यहाँ पे, ये जो ऊपर एंजल्स हैं, क्राइस्ट है, ये लोग किसको? ये फ्रेटर्निटी को, कि जितने भी लोग हैं इन सब में आपस में भाईचारा, ये फ्रेटर्निटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और स्टैचू ऑफ लिबर्टी क्लासिक है। आपको अगर ये पेंटिंग एक्सप्लेन करने आती है, इसमें बहुत चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है। आपने देखा होगा अमेरिका में जो तोहफे में दी थी स्टैचू, उनके हाथ में जो ये है मशाल है, वो टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है। ये सारे नाम सुनने में थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं पर है नहीं। एनलाइटमेंट यानी कि ज्ञान की ज्योत जल रही है वहां पे। अगर मैं हिंदी में आपको बताऊं, वो ज्ञान की ज्योत क्या है, उसकी वजह से वो लोगों ने देख लिया कि ये बेवकूफी वाले मोनार्कियल सिस्टम थे, अब लोग डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रहे हैं। सो द प्रोसेशन पीपल आर पेइंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। यहां तो लिखा हुआ ही ऐसे यू शेप में, ये जो क्राइस्ट और एंजल से दे डिपिक्ट फ्रेटर्निटी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है, और दूसरे हाथ में देखेंगे तो द राइट्स ऑफ द मैन, एक चार्टर आपको दिखता है। उसमें क्या है? उसमें सारे राइट्स लिखे हुए हैं, अधिकार लिखे हुए हैं। दोस्तों, कोई भी देश नहीं चल सकता जब तक देश में रहने वाले लोगों के पास अधिकार नहीं है। जब तक आप राइट्स नहीं दोगे उनको, तब तक आप उस देश में रह नहीं सकते। तो यहां पे राइट, इनके हाथ में जो है चार्टर है, यानी कि एक तरीके से द राइट्स ऑफ द मैन है। और यहां जो जमीन पे टुकड़े हुए टूटे फूटे अवशेष आपको दिख रहे हैं, ये अवशेष क्या है? दे आर रिमेन्स ऑफ द एब्सोल्यूटिस्ट रेजिम्स। मोनार्कियल समझो, एब्सोल्यूटिस्ट में आपको आगे बताऊंगा। जो पुराने जमाने में राजा साम्राज्य, जो ये सिस्टम हुआ करता था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, वो सिस्टम पूरा, वो राजतंत्र वाला सिस्टम, ये मोनार्कियल सिस्टम की अवशेष यहां पे पड़े हुए हैं। दीस आर द रूइंस, These are the ruins of the monarchical system। ठीक है, ये फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग थी। फ्रेडरिक सोरियो के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। कई बार तो इस पेंटिंग को एक्सप्लेन करने के लिए वो आपसे पूछ सकते हैं 3 नंबर में, या वो क्या करते हैं, वो ये पेंटिंग दे देंगे और बोल देंगे किस आर्टिस्ट ने ये बनाई? फ्रेडरिक सोरियो ने। कौन से आर्टिस्ट थे फ्रेडरिक सोरियो? ही वॉज अ फ्रेंच आर्टिस्ट। ठीक है ना? यहां पे आप समझ गए होंगे कि इस नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर में फ्रांस एक इंपॉर्टेंट कंट्री है, तो वो फ्रेंच आर्टिस्ट है। फ्रेंच रेवोल्यूशन आपने 9th में पढ़ा होगा। फ्रेडरिक सोरियो इज अ फ्रेंच आर्टिस्ट, रिमेंबर दिस। ठीक है, उन्होंने पेंटिंग बनाई थी। क्यों बनाई थी? ताकि उन लोगों को दिखाना चाहते थे कि बदलाव आ गया है। वो समय जब राजा का बेटा ही राजा बनता था, वो राजतंत्र की पूरी प्रथा, दैट मोनार्कियल सिस्टम हैज बीन रूइंड। अगर भरोसा नहीं है तो उस मोनार्कियल सिस्टम के रूइंस आपको यहां इनके पेंटिंग में जमीन पर बिखरे हुए दिखेंगे। ठीक है, अगेन उसके बाद दोस्तों, है ना, आप तो बस मस्ती में अपना चैप्टर समझते जाओ, जो जो इंपॉर्टेंट होगा शुभम सर आपको बताते रहेंगे। ठीक है, अब यहीं पे आपको समझने के लिए एक और चीज है। अगर आप नीचे आएंगे इसी पेज में, एक कौन सा पेज नंबर 3 पर है, हाँ, लास्ट की 2 लाइन, 3rd लास्ट लाइन से एक्चुअली, लीडिंग द प्रोसेशन वे पास्ट द स्टैचू ऑफ लिबर्टी या यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड। दोस्तों, अगर आप इस तस्वीर को ध्यान से देखेंगे तो मैंने आपको बताया था एक काफिला सा चला आ रहा है यहाँ पे। तो इस काफिले में सबसे आगे कौन है? अगर वो आपसे पूछे इस फर्स्ट पेज से, अगर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है तो ये क्वेश्चन बनता है कि which 2 countries are leading the procession in the Frederick Sorio's painting The Pact Between Nations। कौन सी 2 कंट्रीज लीड कर रही है? तो यूरोप की कोई फ्रांस जर्मनी नहीं लीड कर रहे, यूएसए और स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका
और स्विट्जरलैंड। ठीक है, इस चीज को आप मार्क कर लेना। एग्जामिनेशन से पहले जो जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है वो भी आप पढ़ पढ़ करके जाएंगे तो हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हमारी अगर कोई बात है जो मैं आपसे कह रहा हूं, अभी एक बात मैं कहूंगा, अगर हमारी कोई बात आपको पसंद आती है तो वो समझिए हमने हमारे गुरुओं से सीखी है, नहीं पसंद आती है तो समझिए वो हमारी बातें हैं, हम खुद बता रहे हैं। एक बात मैं आपसे जरूर कहूंगा, जितनी भी गाइड्स आप देख ले, रेफ्रेशर्स देख ले, टीचर्स के वीडियोस देख ले, ये बात हमेशा याद रखिएगा, हम सब इसके बेसिस पर पढ़ा रहे हैं। अगर आपको कभी एल्बर्ट आइंस्टाइन से बेहतर साइंटिस्ट बनना है तो आपको एल्बर्ट आइंस्टाइन से कंपटीशन नहीं करना, आपको साइंस से कंपटीशन करना है। साइंस में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, ये नहीं कि कैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन को हराऊं, उसने ये थ्योरी दी है तो मैं इस थ्योरी में कोई कमी देख के उसको हरा देता हूं। क्या जरूरत है, आप साइंस के बारे में देखिए। क्या पता साइंस में, अगर आपको साइंस पसंद है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या पता आप एल्बर्ट आइंस्टाइन से भी बेहतर कोई थ्योरी निकाल दो भविष्य में। तो कोई भी टीचर अगर पढ़ा रहा है तो टेक्स्ट बुक के हिसाब से पढ़ा रहा है, हमसे भी गलती हो सकती है। तो ग्रंथ को समझो, यही तुम्हारा ग्रंथ है, इसको पढ़ो, जो सब मत पढ़ो, जो जो चीजें हैं इंपॉर्टेंट देखो, ताकि तुम्हें भी समझ में आए कि हो सकता है नहीं सर, जब मैंने टेक्स्ट बुक में ये लाइंस पढ़ी तो मुझे लगता है शुभम सर ने गलत पढ़ा है, मुझे ऐसा लगता है कि फ्रेडरिक सूरियो का ये आइडिया रहा होगा इस पेंटिंग को बनाने के पीछे। ऐसे सोचोगे तभी आगे जा सकते हो। ठीक है, एनीवेज, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, इस पेंटिंग में वो जो काफिला है उनको कौन लीड कर रहा है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और स्विट्जरलैंड। क्लियर है? उसके बाद आप बॉक्स पे आ जाओ, यहां पे दो कीवर्ड्स आपको दिखेंगे, दोनों एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, एक एब्सोल्यूटिस्ट और यूटोपियन। ठीक है, अब एब्सोल्यूटिस्ट सोसाइटी क्या होती है दोस्तों? एब्सोल्यूटिस्ट अगर आप इसको पढ़ेंगे लिटरली, यानी कि उसका असली मतलब है अ गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ रूल दैट हैज नो रिस्ट्रेंट ऑन द पावर एक्सरसाइज। यानी कि एब्सोल्यूटिस्ट आपको नाम से ही समझ में आता है, जहां एब्सोल्यूट पावर हो, है ना, अनलिमिटेड पावर। ठीक है, किसी के ऊपर, ऑन वॉट एवर पर्सन, ऑन वॉट एवर गाय, कोई व्यक्ति यहां से चल करके जा रहा है, राजा को पसंद नहीं है, उठा के जेल में डाल दिया, क्यों कोई राइट्स नहीं है ना, कि यहां पे जो है आपका घर है, किसी दिन एकदम से सेना आ जाएगी, आपको वहां से भगा देगी, आपके घर की जगह कोई गार्डन बना देगी, कुछ नहीं कर सकते आप। क्यों? क्योंकि एब्सोल्यूटिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, एब्सोल्यूट पावर, बेइंतहा शक्ति है, जो करना चाहे कर सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। जैसा कुछ हद तक चाइना में है, जैसा कुछ हद तक नॉर्थ कोरिया में है, ऐसे ही है डिक्टेटरशिप, जहां पे सेंट्रलाइज सिस्टम होगा। सेंट्रलाइज क्यों? एक ही व्यक्ति के हाथ में पावर है। सेंटर, सर्कल में क्या एक से ज्यादा सेंटर होता है? अरे हाँ या ना, समझ रहे हो ना, सर्कल में एक ही सेंटर होता है। सेंट्रलाइज मींस पावर विद द वन पर्सन, तो एक ही व्यक्ति के हाथ में पावर है, इसलिए एब्सोल्यूटिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज सेंट्रलाइज्ड। ये बात हमेशा याद रखना, क्योंकि डेमोक्रेसी एब्सोल्यूट हो ही नहीं सकती। यहां से मैं बोल दूंगा कि अरे ये जो है इस गरीब को इसकी झोपड़ी से भगा दो, सामने से चार लोग बोलेंगे क्यों भगा दो भाई? क्यों? डेमोक्रेसी में तो बहुत सारे लोग मिलकर गवर्नमेंट चलाते हैं, बट सेंट्रलाइज्ड में तो एक ही के पास पूरी पावर है, वो जो चाहे वो करवा देगा। तो दोस्तों याद रखना, एब्सोल्यूटिस्ट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच हैज एब्सोल्यूट पावर, विच हैज नो रिस्ट्रेंट ऑन द पावर एक्सरसाइज्ड। कोई रिस्ट्रेंट नहीं है, कोई रोक टोक, रिस्ट्रेंट मतलब रोकना, नो रिस्ट्रेंट ऑन द पावर एक्सरसाइज, एब्सोल्यूट पावर। सच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज यूजुअली मोनार्कियल। ये बात हमेशा याद रखिएगा, एब्सोल्यूटिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी। जैसे मैंने आपको बताया, डेमोक्रेसी में तो भाई 572 लोग मिलकर के देश चला रहे हैं, 4 लोग कुछ बोलेंगे, 40 लोग कुछ बोलेंगे, तो यहां पे एब्सोल्यूटिस्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि सभी में पावर बटी हुई है, सब इलेक्शन जीत करके आए हैं। लेकिन सेंट्रलाइज सिस्टम है, एक ही राजा है, मोनार्की है, पूरी पावर राजा के पास है। तो आप ये बात याद रखिएगा, एब्सोल्यूटिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एब्सोल्यूटिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज ऑल्सो, है ना, तो मोनार्कियल, डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, जो भी आपसे पूछे, मोनार्कियल इसका सही आंसर है। एब्सोल्यूटिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज यूजुअली अ मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, नो रिस्ट्रेंट, साथ ही साथ दैट वाज सेंट्रलाइज्ड, एक ही व्यक्ति के हाथ में पावर होगी। मिलिटराइज्ड एंड रिप्रेसिव, लोगों को हमेशा दबाने वाली वो गवर्नमेंट होगी। मिलिटराइज्ड यानी कि मिलिट्री की ताकत होगी उसके पास, कि अगर कोई विरोध करेगा राजा का तो उसके और उसके परिवार वालों को जेल में उठाकर डाल दिया जाएगा। मिलिटराइज्ड, कौन जेल में कौन डालने जाएगा? सैनिक जाएंगे,
रिप्रेसिव, लोगों को डोमिनेट, लोगों को दबाने वाली गवर्नमेंट होगी, है ना। रिप्रेसिव सप्रेसिव एक ही मतलब है। सो व्हाट इज एन एब्सोल्यूटिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? एब्सोल्यूटिस्ट क्या है? एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक प्रकार की सरकार है। एब्सोल्यूटिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसे होती है? इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद नो रिस्ट्रेंट। द गवर्नमेंट हैज एब्सोल्यूट पावर। इट इज यूजुअली मोनार्कियल। इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज सेंट्रलाइज्ड, मिलिटराइज्ड एंड रिप्रेसिव। ठीक है। अब उसी के नीचे अगर तुम देखोगे, अगर देखो इसमें तुमको कोई चीज हाईलाइट करनी हो या समझना हो तो एब्सोल्यूटिस्ट में तुम एक सर्कल बना लेना नो रिस्ट्रेंट्स के ऊपर और एक सर्कल बना लेना मोनार्कियल के ऊपर। ठीक है, समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब उसके नीचे ध्यान दीजिए, यूटोपियन। यूटोपियन क्या है? यूटोपियन अ विजन ऑफ सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट इट इज अनलाइकली टू एग्जिस्ट। उससे पहले एक चीज मैं आपको क्लियर करता हूं दोस्तों, जब हम एब्सोल्यूटिस्ट के बारे में बात करते हैं तो मेरे भाई बहन पुत्र पुत्री, एब्सोल्यूटिस्ट एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो एक प्रकार की सरकार है। आप लिख सकते हो कि इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या इट इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट, एकदम सत्य में की बात है, सत्य एक ही होता है, बस बोलने के तरीके अलग अलग होते हैं। एब्सोल्यूटिस्ट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि वो एक टाइप ऑफ गवर्नमेंट है। लेकिन यूटोपियन क्या है? स्टेट ऑफ सोसाइटी विच इज सो आइडियल दैट इट कुडंट एग्जिस्ट, इट इज अनलाइकली टू एग्जिस्ट। दोस्तों मैं चाहूंगा आप कुछ समय के लिए अपनी बुक्स रख करके सोचने की कोशिश कीजिए, ठीक है, कि एक ऐसा समाज जहां पे दोस्ती के लिए भी कितना कुछ सोचना पड़ता है, कि मतलब कल युद्ध पे जाना है, एक रात पहले द्वारकाधीश बता के चले गए कि तुम राधे ही नहीं, तुम कौनते हो, और उस वक्त भी मन में दुविधा है कि सत्य क्या है। जो जिस मित्र ने मेरे सर पे राजमुकुट रखा, मुझे सम्मान दिया, है ना, सम्मान यानी कि समान मान दिया, यानी कि जितनी इज्जत वो खुद की करता है उतनी मेरी की, हर चीज में मेरी सलाह ली, वो मित्रता का ऋण चुकाऊं, ये मैं वचन दे चुका हूं। अब क्या करूं? या उनका लहू बहाऊं जो मेरे अपने भाई हैं। तो उस वक्त यही है कि विजय कौरवों को दिलाऊं तो कैसे, लहू भाइयों का बहाऊं तो कैसे, अब जो कर्ण अपने वचन से फिरेगा तो इतिहास उपहास सदियों करेगा। अब वचन से फिर गया तो इतिहास क्या कहेगा। अब ये मत समझने की गलती कीजिए कि उनको समाज की पड़ी थी, आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि उनका इंटरेस्ट नहीं था कि लोग क्या कहेंगे। लोग इसको गलत तरीके से समझते हैं। लोग कहते हैं कि पुराने जमाने में लोग ये सोचते थे कि अरे लोग क्या कहेंगे अगर मैंने ये कर दिया। अरे लोग छोड़ो ना, सत्य क्या है, सही क्या है। तो उनके माइंड में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट इस चीज के बारे में होती थी कि क्या करना अब सही है। इस वक्त पे जब मैं धर्म के दोराहे पर खड़ा हूं तो इस वक्त पे मेरा धर्म क्या है। द राइटियस्ट थिंग, विच इज द राइटियस्ट थिंग। राइट की बात नहीं हो रही, राइटियस की बात हो रही है। राइटियस थिंग क्या है? एक ऐसा समाज सोच के देखिए दोस्तों कि जहां पे लोग इन सब चीजों के बारे में सोचते हैं, जहां पे लोग अपने फायदे के बारे में 5-10 साल में मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा नहीं, एक ऐसा समाज जहां पे लोग नीति के बारे में, सबसे अच्छी चीज क्या है करने लायक, उसके बारे में सोचते हैं। वो कहते हैं नहीं हो सकता, हम कहते हैं हो चुका है। अरे हाँ या ना। सो यूटोपियन क्या है? यूटोपियन इज अ स्टेट ऑफ सोसाइटी विच इज सो आइडियल दैट इट कुडंट एग्जिस्ट, या विच इज सो आइडियल दैट इट इज अनलाइकली टू एग्जिस्ट। तो आप ये बात समझिए कि यूटोपियन इज अ स्टेट ऑफ सोसाइटी। जैसे हम राम राज्य के बारे में कहते हैं, राम राज्य क्या एब्सोल्यूटिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? नहीं, इट इज अ यूटोपियन फॉर्म ऑफ सोसाइटी। वो एक कमाल की यूटोपियन सोसाइटी है जो इतना आदर्श समाज है कि वो हो ही नहीं सकता, हम कहते हैं, जहां पे लोग एक दूसरे के बारे में बात करते हैं, जहां पे आपको सिस्टम की जरूरत नहीं है, सब चीजें अपने हिसाब से बहुत अच्छे तरीके से हो रही है क्योंकि समाज में रहने वाले लोग बहुत अच्छे हैं। जब आप 10th स्टैंडर्ड में, आपको सिविक्स में एक चैप्टर होगा आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, तो उसमें आप देखोगे स्टूडेंट्स, उसमें भी वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं, या आगे आप पढ़ोगी, डेमोक्रेसी सिर्फ एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे एब्सोल्यूटिस्ट है ना, वो डिटरमाइन नहीं करता है कि भाई आपका देश सुखी रहेगा या नहीं रहेगा। डेमोक्रेसी सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी, आपका देश सुखी होगा या नहीं होगा, ये देश में रहने वाले लोगों से पता चलता है। तो ये तुम समझ रहे हो ना बात को। तो समाज में रहने वाले लोग अगर बहुत अच्छे हैं, जहां पे आपको कानून की जरूरत नहीं है, लोग अपने आप ही एक दूसरे का पेट भर देते हैं।
है ना। तो वो है एक यूटोपियन सोसाइटी। सो यूटोपियन याद रखिएगा, यूटोपियन इज नॉट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। यूटोपियन इज अ विजन ऑफ सोसाइटी, या इज अ स्टेट ऑफ सोसाइटी व्हिच इज सो आइडियल दैट इट कुडंट एग्जिस्ट। ठीक है, उसके बाद देखो, अगर तुम सिर्फ बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो इस चैप्टर को, तो ये फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग में जो प्रोसेशन तुम्हें दिख रहा है, उस प्रोसेशन में जो काफिला तुमको दिख रहा है, उस काफिले में सबसे आगे यूएसए और स्विट्जरलैंड है। अगर तुमको और जानकारी चाहिए तो उसके पीछे तुमको पता चलेगा कि जर्मनी है। ठीक है, उनके पीछे जर्मनी, उनके पीछे फ्रांस, ऐसा कुछ उसका ऑर्डर होगा। लेकिन बोर्ड के पर्सपेक्टिव से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सबसे आगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और स्विट्जरलैंड है। ठीक है, फिर नीचे आ जाओ, यहां पे एक व्यक्ति का नाम आपको दिख रहा होगा, यानी कि आपके पेज नंबर 4 पे राइट हैंड साइड पे जो येलो बॉक्स है उसमें एक व्यक्ति का नाम है अर्नेस्ट रीनन। व्हाट इज अ नेशन, ये उन्होंने लिखा था। खैर, अर्नेस्ट रीनन जो है उसके बारे में आप उनका नाम जो है आप थोड़ा हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है, अब उसके नीचे आ जाइए। ठीक है, पेज नंबर 4 पे ही जो सेकंड पैराग्राफ है, ठीक है, जो स्टार्ट होता है दिस चैप्टर विल डील विद मेनी ऑफ द इश्यूज, है ना, वो तुम छोड़ दो। अब तुम अंडरलाइन करना शुरू करो। अंडरलाइन कहां से कहां करोगे मैं तुमको बता देता हूं। ठीक है, यानी कि नीचे से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन्थ, नीचे से 9th लाइन, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, नीचे से 9th लाइन पे आना। ठीक है, तो तुमको समझ में आएगा। यहां पे अलग तरीके से लिखा है क्योंकि ये चैप्टर पीडीएफ है। टेक्स्ट बुक में नीचे से फर्स्ट, सेकंड, पेज नंबर 4, सेकंड पैराग्राफ, नीचे से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 8 9th लाइन, नेशन स्टेट वाज वन। यानी कि अगर मैं इसमें बताऊं, ठीक है, यस, nation state was one in which majority of its citizens and not only its rulers came to develop a sense of common identity and shared history or descent। ठीक है, उसके बाद this commonness did not, ये मत अंडरलाइन करना, this commonness did not exist from time immemorial। ठीक है, यहां से अंडरलाइन करना, it was forged through struggles, through the action of leaders and the common people। बस यहां पे आप एक एग्जाम का क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज अ नेशन स्टेट। इसकी डेफिनेशन अर्नेस्ट रीनन ने दी थी। पहले तो आपको समझ में आना चाहिए कि नेशन स्टेट क्या होता है। दोस्तों, मेरे विद्यार्थियों, छात्रों, ये बात हमेशा याद रखना, स्टूडेंट हैं आप, तो स्टूडेंट जो है वो हमेशा ज्ञान के बारे में देखता है। वो ये नहीं देखता कि ये जो मैं पढ़ रहा हूं मेरे काम आएगा या नहीं। ठीक है, अगर उसकी तरफ हम कहते हैं ना कि किसी की ओर तुम पत्थर भी फेंको और वो उन पत्थरों से भी औजार बना सकता है, हथियार बना सकता है या फिर घर बना सकता है, तो बड़ा विद्वान आदमी है। तो आप समझो कि आपको क्या सिखाना चाहता है। ये आपको ये बता रहा है कि देश कैसे बनता है। सर मुझे एक बात बताइए, मुझे आगे चल के साइंस लेना है, इंजीनियरिंग करनी है, या फिर मुझे कुछ और करना है लाइफ में, जो भी करना है लाइफ में, जो भी प्रोफेशन में जाना है, जो भी काम करना है, देश से मुझे को क्या लेना देना, है ना। व्हाट इज अ नेशन, ठीक है, इसकी डेफिनेशन मुझे क्यों बताई जा रही है, ताकि आप कुछ चीजें समझ सको दोस्तों, ताकि आप समझ सको कि देश एक आइडिया है, ये कोई गॉड गिवन एंटिटी नहीं है। भगवान ने हमको देश के तौर पर नहीं बनाया, हमने देश को बनाया है ताकि हम अपनी सहूलियत के हिसाब से रह सके। सो नेशन इज नॉट अ गॉड गिवन एंटिटी। तो आप इस आइडिया को समझ सको, ताकि कल को आप किसी सिनेमा थिएटर में फिल्म देखने गए हो और नेशनल एंथम बज रहा है तो आप थोड़ी कर्टेसी दिखा करके खड़े हो सको, वहां पर झगड़ा नहीं कर सकोगे। क्यों? अगर मैं राष्ट्रगान पर खड़ा हुआ क्या तभी मैं देशभक्त हूं? मैं नहीं खड़ा हुआ तो क्या मैं देशभक्त नहीं हूं? मैं तो किसी और तरीके से देशभक्ति दिखाऊंगा। ऐसे बकवास के तर्क आप ना दो। तो आप ये बात समझने की कोशिश करो कि नेशन स्टेट क्या होता है। पहली बात देखो, नेशन स्टेट और नेशन एक ही बात है, समझ रहे हो ना। अरे सूर्य, भगवान सूर्य नारायण, सूर्य नारायण, सूरज, सन, एक ही बात है, पर्यायवाची, सिनोनिम ने एक दूसरे के। मुश्किल, कठिन, प्रयास, कोशिश, उसी तरीके से नेशन स्टेट एक ही बात है। अरे द स्टेट ऑफ इंडिया, तो क्या सॉलिड लिक्विड गैस की बात हो रही है? नहीं, द स्टेट ऑफ इंडिया यानी कि द कंट्री ऑफ इंडिया। नेशन स्टेट यानी कि वो कंट्री के बारे में ही बात कर रहे हैं, वो स्टेट वर्ड आगे ऐसे ही लगा दिए। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, दिस चैप्टर इज अबाउट नेशन बिल्डिंग।
तो दिस चैप्टर इज अबाउट नेशन बिल्डिंग। तो कैसे हम वो जो अलग अलग राज्य साम्राज्य जो थे उससे हट करके देश बने, तो देश क्या होता है वो यहां पे बता रहे हैं। तो अर्नेस्ट रीनन ने कमाल की डेफिनेशन दी थी, व्हाट इज अ नेशन स्टेट। अर्नेस्ट रीनन क्या लिखते, क्वेश्चन लिखिए व्हाट इज अ नेशन स्टेट, एंड नीचे क्वेश्चन लिखिएगा हु गेव द डेफिनेशन फॉर व्हाट इज अ नेशन। अर्नेस्ट रीनन ने ये डेफिनेशन दी थी, ठीक है। अब लिखिए व्हाट इज अ नेशन स्टेट लिखा, इसी के नीचे क्वेश्चन लिख लेना, यही सोर्स के नीचे या कहीं और पे, ठीक है। व्हाट इज अ नेशन स्टेट, और उसके बाद हु गेव द डेफिनेशन फॉर नेशन स्टेट, तो डेफिनेशन दी थी अर्नेस्ट रीनन ने। याद रखिएगा इनके नाम में ई नहीं आता है, ठीक है। अगर जैसे इनका नाम मैं आपको दिखाऊं ऊपर, आप देखेंगे तो इनका नाम क्या है, ERNST, बस आमतौर पे ERNEST लिखते हैं, ई मत लगाओ, ERNST, अर्नेस्ट रीनन है बस, ठीक है। दोस्तों ये क्या कहते हैं, नेशन स्टेट वॉज वन in which the majority of its citizens and not only its rulers came to develop a sense of common identity। दोस्तों एक नेशन स्टेट, एक देश तब बनता है जब उसमें रहने वाले लोग जो हो, तुम हम सब लोग, हम लोग इस देश में रहने वाले लोग एक सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी, एक एकता का भाव आता है। ये एकता का भाव कैसे आता है, या तो हमारा इतिहास एक है कि हां हमने भी संघर्ष किया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, तुमने भी संघर्ष किया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, या हमने भी वो जो इन्वेजन होते थे इंडिया में वो हमने भी झेले, वो तुमने भी झेले। अगर ये सब है तो एक कॉमन हिस्ट्री है आपके पास, तो या तो कॉमन हिस्ट्री हो, कॉमन स्ट्रगल हो, या कॉमन एंसेस्ट्री यानी कि कॉमन डिसेंट हो, हमारे पूर्वज एक हो। कि जैसे अगर हम भारतवर्ष की बात कर रहे हैं तो ये भरतवंशियों की भूमि थी। भरत एक बहुत बड़े आप कह सकते हो सम्राट हुआ करते थे, ठीक है। उन्होंने इस पूरी भूमि को जीता था। आप अफगानिस्तान तक, उसके आगे तक सोचो, ठीक है। आज भी अफगानिस्तान में आप देखोगे तो गांधार, अरे गांधार दुर्योधन की मम्मी वहां की राजकुमारी थी, तो वहां तक जो आपका साम्राज्य, उसके भी आगे तक है ना, इंडोनेशिया तक अगर आप सोचो, वहां से लेकर यहां तक जो पूरा ये भारतवर्ष था। तो अगर एंसेस्ट्री एक है ना, तो वो भी एक कॉमननेस है। या तो एक कॉमननेस ना हो तो क्या एंसेस्ट्री यानी कि सेम पूर्वज ना हो तो कॉमन स्ट्रगल होना चाहिए कि आपने भी संघर्ष किया, या कॉमन हिस्ट्री आपका हो, ठीक है। तो दोस्तों ये बात याद रखना, अ नेशन स्टेट जिसमें जो रह रहे हैं और जो रूल कर रहे हैं, दोनों रूल यानी कि जो आपकी सत्ता है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है और आप जो हो, आप दोनों के बीच में सेंस ऑफ कॉमननेस होनी चाहिए। दिस सेंस ऑफ कॉमननेस इट इज फोर्स्ड, जो सेंस ऑफ कॉमननेस है आपके, मेरे और प्रधानमंत्री मोदी जी के बीच में, ये सेंस ऑफ कॉमननेस कैसे बनी, ये इट वाज फोर्ज्ड थ्रू कॉमन हिस्ट्री, कॉमन डिसेंट, यानी कि या तो तुम्हारा इतिहास एक हो, है ना, कि मतलब वो भी भारत से हैं, आप भी भारत से हैं, मैं भी भारत से हूं, हमारा इतिहास एक हो, या हमारे पूर्वज एक हो। डिसेंट लिखो, लीनिएज लिखो, कॉमन एंसेस्ट्री लिखो। देखो एकम सत्यम विप्रा बहुता वदंती, ये लाइन में हर बार कहता हूं क्योंकि इसका एक अर्थ है, आपके शास्त्र ये कहते हैं, एकम सत्यम विप्रा बहुता वदंती, एक ही सत्य को विद्वान अलग अलग तरीकों से लिखता है। ये बात हमेशा याद रखना, साधक और साध्य के बीच में साधना होती है, यानी कि भक्त और ईश्वर के बीच में पूजा होती है। पूजा भी एक मार्ग है, कोई अभिषेक करके करता है, कोई नारियल चढ़ा के करता है, किंतु पूजा के अलग अलग होने से ईश्वर नहीं बदल जाते साहब। तो ये बात आप समझिए, जैसे पूजा अलग अलग तरीके से करने से ईश्वर नहीं बदलते, उसी तरीके से एक ही आंसर को अलग अलग तरीके से लिखने से आंसर नहीं बदलता। जब तक तुम पढ़े हुए में अपने रंग ना डाल दो, तुम एक बेहतरीन स्टूडेंट नहीं बन सकते। एक बेहतरीन स्टूडेंट समझेगा कॉन्सेप्ट क्या है, नेशन स्टेट क्या है। अ नेशन स्टेट इज वन इन विच द रूलर्स एज वेल एज द पीपल come to develop, in which the rulers as well as the people develop a sense of common identity। एक कॉमननेस होती है, वो कॉमननेस क्या है, वो इट वाज forged through time, यानी कि वो कॉमननेस एकदम से नहीं बनी, इट वाज forged through what, कॉमन हिस्ट्री, कॉमन डिसेंट, या आप लिख सकते हो कॉमन लीनिएज, कॉमन एंसेस्ट्री, एक ही बात है। कॉमन डिसेंट यानी कि आपके पूर्वज एक हो, उसको आप ऐसे लिखो कॉमन लीनिएज, या उसको आप ऐसे लिखो कॉमन एंसेस्ट्री, एक ही बात है। तो अपने हिसाब से सीखो व्हाट इज अ नेशन स्टेट, बुक में नहीं देखना। व्हाट इज अ नेशन स्टेट, अ नेशन स्टेट इज द वन इन विच मेजॉरिटी, अब सब तो नहीं होंगे देश में, कुछ ना कुछ तो
एंटी सोशल एलिमेंट होते ही है, तो हम कहते हैं सब लोग नहीं, मेजोरिटी ऑफ द लोग। चलो कि व्हाट इज अ नेशन स्टेट? अ नेशन स्टेट इज द वन. What is a nation state? A nation state is the one in which majority of its rulers and its citizens come to develop a sense of common identity, which was forged through common struggle, common history, and the action of the great leaders. आपके देश में जो बड़े बड़े लीडर्स थे, उनकी वजह से आप एक होते हो। ये बात याद रखना। जो बात जो है महात्मा गांधी, इनको तो आप सब जानते हो, जो बात नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की, या फिर जो बात जो है चंद्रशेखर आजाद ने की, वीर कुंवर सिंह ने की, लक्ष्मीबाई जी ने की, ये बात हमेशा याद रखना। इस सभ्यता में देवताओं से अधिक देवियां हुई हैं। तो जो भी चीजें इन लोगों ने की, इन लोगों की वजह से हम लोगों के अंदर एक गर्व की भावना आई कि ये भगत सिंह जी ने की, जिस कॉज के लिए गए वो कॉज बड़ा महान था। कि भगत सिंह जी क्या कहते थे कि हमें फर्क नहीं पड़ता, हम जाएंगे कोई बात नहीं, पर ये जो इंसेंस अगरबत्ती देखी है, उसको इंग्लिश में इंसेंस स्टिक कहते हैं। अगरबत्ती कभी जलाओगे और अगरबत्ती जला के रख दो, क्या है वो खुशबू देती है, खुशबूदार धुआं निकलता है उसमें से, लेकिन अगरबत्ती धीरे धीरे करके जलने लगती है, अगरबत्ती जल के खत्म हो जाती है, पर खत्म होने के बाद भी वो एक सुगंधित वातावरण छोड़ के जाती है। ये सत्य है बच्चों, सत्य के प्रकाश में देखो। तो नेशन स्टेट क्या है? अ नेशन स्टेट है ना, अ नेशन स्टेट इज वन इन विच मेजॉरिटी ऑफ इट्स रूलर्स एंड इट्स सिटीजंस कम टू डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी विच वाज फॉर्ज्ड थ्रू, है ना, कॉमन हिस्ट्री, आप कह सकते हो कॉमन डिसेंट, द एक्शन ऑफ द लीडर्स। इन सब चीजों से फॉर्ज हुई, इन सब चीजों से बनी आपकी नेशन स्टेट की डेफिनेशन। ठीक है, सो नेशन स्टेट टाइम इमेमोरियल से नहीं था, हमेशा से नहीं था। It is a play. Nation state is one in which majority of its rulers and citizens come to develop a sense of common identity, which was forged through common history, common ancestry, या shared history, common ancestry, common descent, the action of the leaders। इन सब चीजों से forge होती है आपकी nation state। इन सब चीजों से आपका देश बनता है। nation state और nation जो है एक ही बात है। अरे हाँ या ना? डेफिनेशन किसने दी थी नेशन स्टेट की? अर्नेस्ट रीनन ने दी थी। 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, मतलब अर्नेस्ट रीनन तो 1 मार्क में आएगा, नेशन स्टेट की डेफिनेशन आ सकती है। जब अगर नेशन स्टेट के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आप पहले एक लाइन ये भी लिख सकते हो कि द डेफिनेशन ऑफ अ नेशन स्टेट वाज गिवन बाय अर्नेस्ट रीनन। उसके बाद स्टार्ट कर देना, नेशन स्टेट इज द वन इन विच मेजॉरिटी ऑफ इट्स रूलर्स एंड सिटीजंस की what is a nation state? The definition of nation state was given by Ernest Renan. A nation state is the one in which majority of its rulers and its citizens come to develop a sense of common identity, which was forged through shared history, common history, common descent, and the action of the great leaders. ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो, वो आंसर स्टार्ट करने से पहले डेफिनेशन अर्नेस्ट रीनन ने दी थी, what is a nation state। उसके बाद इसी पेज नंबर 4 पे देखोगे तुमको नीचे एक डेफिनेशन दिखेगी प्लेबिसाइट करके। प्लेबिसाइट क्या है? इट इज अ डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल द पीपल आर इधर एक्सेप्टेड टू रिजेक्ट और एक्सेप्ट। देखो प्लेबिसाइट क्या है? एक फॉर्म ऑफ वोट है, येस और नो। देखो मानो तुमसे कोई पूछे, मानो ऑनलाइन क्वेश्चन आया है तुम्हारे पास, ऑनलाइन आया है तुम्हारे स्क्रीन पे कि डू यू लाइक आइसक्रीम, और 2 ही ऑप्शन है, येस और नो। अब कोई बच्चा ये लिखना चाहता है हाँ आई लाइक आइसक्रीम बट आई लाइक आइसक्रीम ओनली व्हेन इट इज ऑफ चॉकलेट और वेनिला फ्लेवर। वो तुम मैंगो फ्लेवर दोगे तो मैं नहीं खाऊंगा, मानो ऐसा कोई लिखना चाहता है, पर ऑप्शन ही नहीं है। या तो येस बोलो या नो बोलो। अगर येस बोलोगे तो जो भी आइसक्रीम होगी, चॉकलेट, वेनिला, मैंगो, स्ट्रॉबेरी, जो भी होगा तुमको दे देंगे। नो बोलोगे कुछ नहीं मिलेगा। तो आप स्टूडेंट्स बोलते हैं मुफ्त में मिल रहा है, ले लेते हैं, पैसे दे के लेंगे तुमसे। ठीक है, समझो बात यहां पर यह है कि प्लेबिसाइट क्या होता है? इट इज अ फॉर्म ऑफ वोट जहां पे कोई डिस्कशन नहीं होता है कि अरे ये डिसीजन अच्छा है लेकिन इसमें अगर ये चेंज कर दे, वो चेंज कर दे तो और अच्छा हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा ही है, लेना है तो लो, नहीं तो आगे वाली दुकान में जाओ। सो व्हाट इज अ प्लेबिसाइट? इट इज अ फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट वोट। याद रखना, आई एम सॉरी मेरी गलती है, डायरेक्ट वोट है। प्लेबिसाइट इज अ फॉर्म ऑफ डायरेक्ट वोट in which people of a region, ये सब ऐसे ही दिया, in which all the people are asked either to accept or reject a proposal।
कोई भी प्रपोजल हो या तो उसको एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो, उसमें नेगोशिएशन का कोई स्कोप नहीं होता. सो प्लेबिसाइड इज अ डायरेक्ट वोट. व्हाट टाइप ऑफ वोट इज प्लेबिसाइड? इट इज नॉट इनडायरेक्ट. मेरी जैसी गलती मत करना. मैं तो यही चाहूंगा कि तुमसे भी जो गलती भविष्य में हो सकती है एग्जाम में, वो यहां मुझसे हो जाए, ताकि तुम उन गलतियों से सीख जाओ. प्लेबिसाइड इज अ डायरेक्ट वोट इन विच पीपल आर ऑफ अ रीजन. हटाओ प्लेबिसाइड इज, या तुमको बढ़ाना है आंसर तो बढ़ा देना. प्लेबिसाइड is a direct vote in which people are asked to either accept a proposal or reject a proposal. प्लेबिसाइड वही है, एक डायरेक्ट वोट है. इसमें या तो आप एक्सेप्ट करते हो या कंप्लीटली रिजेक्ट करते हो. अगेन लंबा आंसर लिख सकते हो ऐसे खींच करके. प्लेबिसाइड इज अ फॉर्म ऑफ डायरेक्ट वोट in which people of a region are either asked to accept a proposal or reject a proposal. ठीक है, इसमें डायरेक्ट वोट को एनसर्कल कर लेना और एक्सेप्ट और रिजेक्ट को एनसर्कल कर देना, बस. ठीक है, आगे बढ़ो. देखो ग्रंथ यही है, याद रखना. इस पेज के ऊपर ही क्वेश्चन लिखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. चैप्टर के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अगर मुझे याद दिलाना अगर मैं भूल जाता हूं तो, कि जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, एक पार्ट में तो खत्म नहीं होगा, खत्म हो जाएगा तो मैं तुमको ऐसे एक 15-20 क्वेश्चन की लिस्ट दूंगा, उसी में से पेपर आएगा. ठीक है, कमिंग बैक टू द टॉपिक. यहां पे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस याद रखना. लिखो, व्हाट वर द स्टेप्स टेकन बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज टू प्रमोट द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म. इस पेज के पेज नंबर 5 उसके ऊपर ही लिखो, व्हाट वर द स्टेप्स टेकन बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज टू प्रमोट द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म. रेवोल्यूशनरी मतलब क्या? फ्रेंच मतलब समझते हो, फ्रांस के. स्टेप्स उन्होंने क्या क्या किया. फ्रेंच रेवोल्यूशनरी कौन है? फ्रेंच मतलब फ्रांस है. रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी. इंडियन रेवोल्यूशनरी कौन है? भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद जी, है ना, रानी लक्ष्मीबाई जी, है ना, शिवाजी महाराज जी, छत्रपति शिवाजी महाराज जी, है ना. तो दोस्तों आप ये समझ करके चलो कि फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज यानी कि जैसे इंडियन रेवोल्यूशनरीज मैंने आपको बताया, जैसे फ्रांस में भी उनके अपने क्रांतिकारी होंगे, वो कोई फ्रांस से है तो उसको पता होगा. तो अब ये जो फ्रांस के क्रांतिकारी थे, इन्होंने क्या क्या किया टू प्रमोट द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म. इसलिए क्वेश्चन आता है, लिख लिया, व्हाट वर द स्टेप्स. आप तो वीडियो पॉज भी कर सकते हो. व्हाट वर द स्टेप्स टेकन बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज टू प्रमोट द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म. फ्रांस के रेवोल्यूशनरी ने क्या क्या किया नेशनलिज्म के आइडिया को प्रमोट करने के लिए, फ्रांस में एकता लाने के लिए. वो आपने अभी नेशन स्टेट पढ़ा था, वो कॉमन आइडेंटिटी, वो कॉमननेस कैसे लेकर के आए. हाँ, हमने पढ़ा इट वाज फॉर्ज्ड थ्रू, है ना, अ कॉमन हिस्ट्री, अ शेयर्ड हिस्ट्री, कॉमन डिसेंट, द एक्शन ऑफ द ग्रेट लीडर्स. वो इन सब चीजों से बना, पर लोगों के अंदर ये भावना कैसे पैदा की गई कि तुम वर्साइलेस या ट्यूलरीज, तुम किसी जगह से नहीं हो, तुम फ्रांस से हो. कैसे लोगों के अंदर ये भावना है कि तुम महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, बिहार से नहीं हो, तुम भारत से हो, भारत देश से हो. देश सर्वोपरि है. अगर तुम में से कोई ये सोचता है कि तुम्हारा राज्य, प्रदेश या धर्म सर्वोपरि है, तो गलत सोचता है. तो ये भावना कैसे लोगों के अंदर आई कि मेरा मजहब, मेरा देश इज नंबर 2, मेरा मजहब, मेरा धर्म इज नंबर 2 एंड माय कंट्री इज नंबर 1. तो ये भावना कैसे है, ये कैसे फ्रांस के रेवोल्यूशनरीज ने जगाई लोगों के अंदर, वो आप यहां पे पढ़ोगे. बहुत ही ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है. अगर 50 बार बोर्ड के पेपर हुए हैं तो उनमें से 25 बार तो ये सवाल आते ही है. ठीक है, सो व्हाट वर द स्टेप्स टेकन बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज टू प्रमोट द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म. अगेन जो चीजें इंपॉर्टेंट है, ये जो पिक्चर है इससे 1 मार्क का एक अलग क्वेश्चन आता है, वो मैं अलग से बताऊंगा. पहले तुम जो येलो से हाईलाइट किया है, इसको मैं थोड़ा और जूम करता हूं, इसको अलग से देखो. ठीक है, तो देखो अगर मैं तुमको बताऊं अपनी बुक के हिसाब से, तो पेज नंबर 5 पे फर्स्ट पैराग्राफ बकवास से छोड़ दो, सेकंड पैराग्राफ में आओ. ऊपर से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लाइन से वहां एक फुल स्टॉप है, फ्रेंच पीपल. हाँ, फुल स्टॉप के आगे से अंडरलाइन करो. The ideas of La Patrie, the fatherland, and Les Citoyens, the citizen, emphasized, है ना, या तुम emphasize भी छोड़ दो, was emphasized लगा दो. The ideas of La Patrie, the fatherland, and Les Citoyens, the citizen, was emphasized. उसके बाद उसके नीचे वाली लाइन enjoying equal rights, उसके आखिर से a new French flag, the tricolor, वो वहां तक अंडरलाइन कर दो, बस ट्राइकलर तक. उसके बाद उसके नीचे
फुल स्टॉप के बाद से द स्टेट जनरल वॉज elected by the body of active citizen and renamed as national assembly. renamed as national assembly अंडरलाइन कर लेना. स्टेट जनरल जो है उसको रीनेम कर दिया नेशनल असेंबली से. ठीक है, यहां पे मुझे कुछ चीजें लिखनी पड़ेगी, नहीं तो कॉम्प्लिकेशंस आएंगे थोड़े. ठीक है, जिनकी बुक में मेरी वजह से कोई गलत अंडरलाइनिंग हुई है क्योंकि मैं क्लियरली नहीं समझा पाया, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. ठीक है, क्वेश्चन क्या है? ठीक है, What were the steps? दोस्तों ये चैप्टर इतना भी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है कोई, जितना आप समझ रहे हो. ये आंसर भी बहुत आसानी से आपको याद होगा. देखिए, What were the steps taken by the French revolutionaries? What were the steps taken by the French revolutionaries to promote the idea of nationalism? फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने कौन कौन सी चीजें की नेशनलिज्म के आइडिया को प्रमोट करने के लिए, उसका जिक्र जो है यहाँ पे किया जाएगा. व्हाट वर द स्टेप्स टेकन बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज टू प्रमोट द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म? कौन कौन से स्टेप्स लिए थे उन्होंने, अब उसको हम देखते हैं. यहाँ पे देखो, एक तरफ तो ये कहते हैं कि आइडियाज ऑफ, जो आपने अंडरलाइन किया है, द आइडियाज ऑफ. ठीक है, कौन कौन से आइडियाज लिखकर क्या है? आइडियाज ऑफ ला पात्रे. ठीक है, आई होप मैंने स्पेलिंग जो है सही लिखी है. यस आई गेस सो. ला पात्रे एंड ले सिटोयन. ला पात्रे का आइडिया, ले सिटोयन का आइडिया, ये सारे आइडियाज दिए. उसके बाद हमने अंडरलाइन किया. ठीक है, न्यू फ्रेंच, यानी कि न्यू फ्रेंच ट्राई कलर फ्लैग. एक न्यू ट्राई कलर, ट्राई कलर भारत के फ्लैग में भी 3 ही कलर है. ठीक है, न्यू ट्राई कलर फ्लैग, फ्रांस के फ्लैग में भी 3 ही कलर है. न्यू ट्राई कलर फ्लैग वॉज इंट्रोड्यूस्ड. उसके बाद देखो देखो, ये बात याद रखना, मान लो बुक में, ये जो है बुक में मानो 50 चीजें दी हैं, ये कर दिया, वो कर दिया, ये स्टेट जनरल असेंबली वाज रीनेम्ड एज द नेशनल असेंबली, ला पात्रे द फादरलैंड, ले सिटोयन का आइडिया निकाला उन्होंने, ये निकाला, वो निकाला. देखो, टीचर को भी सब नहीं पता होता बेटा. ये बात हमेशा याद रखना कि कल को मतलब तुम्हारे पास मानो एक बंदूक है. ठीक है, वो स्टैंडर्ड 9mm हैंडगन पिस्टल जो आती है, उसमें अपनी लिमिट होती है. मानो तुम्हारे पास 6 से 7 गोलियां हैं और तुम्हारे सामने दुश्मन है, तो वो फिल्म में जैसे कुछ लोग बेवकूफ़ी करते हैं, मत करना. ये मतलब इतना गुस्सा आया दुश्मन के ऊपर कि मतलब एक एक करके सारी गोलियां चला दी. अब सारी गोली चला दी, जब तक तुम रीलोड करोगे कोई सामने से आके, अरे समझ रहे हो ना बात को, उतनी ही गोलियां चलानी चाहिए जितने में तुम्हारा काम निपट जाए. हाँ, मानो तुमने एक गोली चलाई, सामने वाला बच गया किसी तरीके से, तो तुम दूसरी गोली मार सकते हो. तो ये बात समझना कभी भी कि पॉइंट्स भी वैसे ही होते हैं गोली की तरह. उतने ही पॉइंट्स लिखा करो जितने जरूरी है. तुम्हारे टीचर्स को भी, तुम्हारी मैडम को भी सब नहीं पता होता है. तुम्हारी मैडम को भी सब नहीं पता होगा. जैसे बुक में 5 पॉइंट लिखे हैं, तो उनमें से जो भी 3 से 4 अपने मन को थोड़ी छूट दो. ये ऐसे ऐसे पेरेंट मत बनना. तुम्हारा मन तुम्हारे शरीर का हिस्सा है. ये समझो कि तुम एक पिता हो या आप एक माता है और आपका मन आपका बेटा है, और आप उसको रोज इसको ऐसे याद करो, उसको ऐसे याद रखो, 40 मिनट में कम से कम 4 पेज होना चाहिए, इसको ऐसे करो, उसको ऐसे करो, तो वो बच्चा हमेशा झगड़ा करेगा, झगड़ालू होगा, रिवोल्ट करेगा. तो अच्छी चीज क्या होती है, मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं सारे पॉइंट्स लिख दो. ला पात्रे, ले सिटोयन, न्यू ट्राई कलर फ्लैग, स्टेट जनरल असेंबली रीनेम्ड एज नेशनल असेंबली, हाइम्स वेर कंपोज्ड, oaths taken, martyrs commemorated, uniform laws, internal custom duty, France was declared as the national language. जो लिखना है लिख दो. उसके बाद अपने मन को छूट दो कि मुझे ना ये वाला पॉइंट याद है कि फ्रेंच को नेशनल लैंग्वेज बनाया, यानी कि रीजनल डायलेक्ट्स वे डिस्करेज्ड, है ना. मराठी मध्ये बोलू नका, है ना, गुजराती में मत बोलो, मराठी में मत बोलो, तुम कि नेशनल लैंग्वेज में बोलो. हालांकि भारत में कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, पर जैसे उस समय फ्रांस में मानो कि एक स्टेट में अलग भाषा चलती थी, यहाँ अलग भाषा चलती थी, वैसा मत करो. तुम जो है नेशनल लैंग्वेज में बात करो, ताकि ये लैंग्वेज कॉमननेस हो जाएगी कि वो चाहे साउथ फ्रांस में रहता है, मैं वेस्ट फ्रांस में रहता हूँ, फिर भी हमारी भाषा एक ही है, तो ये कॉमननेस हो जाती है बेटा.
है ना। जैसे आप सब स्टूडेंट्स में कॉमननेस क्या है कि आप सब एडू मंत्रा के प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो, सो इट इज अ कॉमननेस अमंग ऑल ऑफ यू। अरे हाँ या ना, इट इज अ कॉमननेस अमंग ऑल ऑफ यू। तो ये सेंस ऑफ कॉमननेस लेकर आओ। तो क्या करो कि 50 पॉइंट मानो अगर दिए हैं तो 50 लिखो, और अपने मन से जो तुम्हारे मन में लिखने के बाद, मुझे अभी कौन सा याद आ रहा है, मुझे याद आ रहा है हाइम्स, न्यू हाइम्स वेर कंपोज्ड, मार्टियर्स कमेमोरेटेड, की जो शहीद थे उनका सम्मान किया जाए, उनके मतलब आप कह सकते हो कि वॉर मेमोरियल बनाया जाए, है ना, कि राजपथ पर परेड निकालनी चाहे, अगर वीर चक्र देना पड़े दे दो उनको, क्योंकि वो लायक है इसके। तो मार्टियर्स जो शहीद है उनको सम्मान देना चाहिए, है ना। सो मार्टियर्स में कमेमोरेटेड, ला पात्रे, ला पात्रे, फ्रांस हमारा पिता है ना, कि अब से तुम इसके ये महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ के नागरिक नहीं, फ्रांस तुम्हारा पिता है, तुम भारत के नागरिक हो। फ्रांस एज अ फादरलैंड, फ्रांस हमारा पिता है। ले सिटोयन, कि अब हम सब जो है फ्रांस के सिटीजन है। यू आर नॉट द सिटीजन ऑफ महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। नो लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर द स्टूडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। जो गणतंत्र देश भारत है, आप उसके नागरिक हो। अल्टीमेट नागरिकता आपकी भारत के प्रति है। कल को पासपोर्ट बनवाओगे तो इंडियन एम्ब्लेम ही आएगा उसके ऊपर। अरे समझ रहे हो ना बात को। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये जितने भी आइडियाज हैं उनमें से जो 2-4 तुमको याद हो याद कर लेना। 5 नंबर में भी क्वेश्चन आता है तो 4 चीजें याद रखना। 4 से 5 कैसे करना है वो हम आपको सिखा देंगे, ठीक है। अगेन, आइडियाज ऑफ ला पात्रे, ले सिटोयन, न्यू ट्राई कलर फ्लैग वाज इंट्रोड्यूस्ड, आपको पता होगा। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, एक स्टेट जनरल असेंबली थी। जिन लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर पढ़ा है उनको पता होगा कि जो स्टेट जनरल असेंबली थी इसको इन्होंने क्या किया, रीनेम कर दिया, है ना। स्टेट, अब उस समय फ्रांस की सोसाइटी स्टेट्स में बटी हुई थी। ये फ्रांस के बारे में बात हो रही है, तभी तो क्वेश्चन है ना। फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने क्या किया, फ्रांस के बारे में। तो आपको पता होगा फ्रांस में 3 स्टेट थे, क्लर्जी, नोबिलिटी, 3rd स्टेट। तो ये स्टेट का सिस्टम ही लोगों को, ये स्टेट वर्ड से चिढ़ होने लगी थी लोगों को। तो उन्होंने स्टेट वर्ड हमको नहीं चाहिए, उन्होंने क्या, हमको उन्होंने नेशनलिज्म। हम किसी स्टेट के हिसाब से, स्टेट जनरल में यही होता था, फर्स्ट स्टेट अलग से बैठेगा, सेकंड अलग से बैठेगा, थर्ड अलग से बैठेगा। ये स्टेट वेस्टेट हटाओ। दे हेटेड द स्टेट सिस्टम, इसलिए उन्होंने स्टेट वर्ड ही हटा दिया। द स्टेट जनरल असेंबली वाज रीनेम्ड एज नेशनल असेंबली। जो स्टेट जनरल असेंबली है उसको रीनेम कर दिया गया नेशनल असेंबली की तरह, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो हमने देखी थी दोस्तों, है ना। न्यू हाइम्स वेर कंपोज्ड, हाइम्स का मतलब है कि देशभक्ति में नए नए गीत लिखे जाने लगे, ठीक है। न्यू हाइम्स वेर कंपोज्ड। आप देखोगे उसके बाद क्या, ओथ्स टेकन, मार्टियर्स कमेमोरेटेड, है ना। ओथ्स टेकन, मार्टियर्स कमेमोरेटेड, यही सारी चीजें हैं, है ना। फ्रेंच रीजनल डायलेक्ट्स वेर डिस्करेज्ड, रीजनल डायलेक्ट्स वेर डिस्करेज्ड। फ्रेंच वॉज प्रमोटेड एज द नेशनल लैंग्वेज। फ्रेंच वॉज प्रमोटेड एज द नेशनल लैंग्वेज। फ्रांस को एज अ नेशनल लैंग्वेज हमने प्रमोट किया। इसके अलावा भी दुनिया भर की चीजें लिखी हैं। इसके अलावा क्या था, क्या लिखते हैं वो लिखते हैं कि इंटरनल कस्टम ड्यूटी, आप वो पूरा पैराग्राफ देख लो पेज नंबर 5 पर जो आपको दिया है ना। पेज नंबर 5 सेकंड पैराग्राफ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लाइन में आपने अंडरलाइन किया होगा। द आइडियाज ऑफ ला पात्रे एंड ले सिटोयन एम्फेसाइज्ड, वाज एम्फेसाइज्ड। उसके बाद उसके 2 लाइन नीचे फ्रेंच ट्राइकलर, वो अंडरलाइन कर लो। उसकी 1 लाइन नीचे स्टेट जनरल रीनेम्ड एज द नेशनल असेंबली, न्यू हाइम्स वेर कंपोज्ड, ओथ्स टेकन, मार्टियर्स कमेमोरेटेड। उसके जस्ट नीचे मार्टियर्स कमेमोरेटेड के सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, उसके जस्ट नीचे यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन्स, है ना। उसके बाद उसके नीचे ड्यूटीज एंड ड्यूज वे अबॉलिश्ड, यानी कि क्या है, यूनिफॉर्म लॉस, सभी सिटीजन्स के लिए यूनिफॉर्म लॉस थे। ऐसा नहीं चलेगा कि तुम क्लर्जी हो, फर्स्ट स्टेट या सेकंड स्टेट से हो तो टैक्स नहीं भरोगे। यूनिफॉर्म लॉस वेयर फॉर ऑल सिटीजन्स। अब इतने सारे पॉइंट्स को देख के डरो मत, अच्छा है, जितना ज्यादा पॉइंट्स है उनमें से जितने तुमको याद होगी उतने लिखना, ठीक है।
इंटरनल कस्टम ड्यूटीज वे एबॉलिश्ड। ऐसा नहीं है कि मैं महाराष्ट्र से गुजरात, मतलब महाराष्ट्र से मानो बिहार, बुद्ध की भूमि है वो, वहां पे मैं सामान भेज रहा हूं, तो पहले मध्य प्रदेश सरकार टैक्स लगाएगी, फिर छत्तीसगढ़ सरकार टैक्स लगाएगी, फिर उत्तर प्रदेश सरकार टैक्स लगाएगी, फिर बिहार सरकार भी टैक्स लगाएगी, मेरा सामान महंगा हो जाएगा। क्यों ऐसा करूं, एक ही देश में भेज रहा हूं ना। सो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज वर एबॉलिश्ड, कि एक ही देश में अगर सामान भेजना है तो एबॉलिश मत करो। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ यूनिफॉर्म लॉज, और यूनिफॉर्म से मेरे को याद आया एक और चीज इन्होंने यूनिफॉर्म की, दैट इज यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट्स। मतलब ऐसा नहीं है कि बिहार में जो गाड़ियां चल रही है वहां पे किलोमीटर पर आवर है ना, और महाराष्ट्र में जो चल रही है वहां पे माइल पर आवर, एमपीएच जैसा विदेशों में चलता है, यहाँ पे पाउंड चल रहा है, वहां पे दिरहम चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट। इनफैक्ट ये एक चीज नेपोलियनिक सिविल कोड में ही हुई थी, नेपोलियनिक सिविल कोड में भी हुई थी, ठीक है। अरे समझ रहे हो ना, यही सारी चीजें हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखो इसमें से जो तुमको याद है लिखना। सवाल क्या पूछा जाता है, अब छोड़ दो जो यहां मैंने लिखा है, छोड़ दो, कुछ समय के लिए अपनी बुक्स बंद कर दो, ठीक है। ईमानदार स्टूडेंट हो तो ऐसा ही करना। अब क्वेश्चन देखो, व्हाट वर द स्टेप्स टेकन बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज टू प्रमोट द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। कौन कौन से स्टेप्स तुम्हारे मन में रह रहे हैं। आंसर याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है, आंसर याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है, आंसर तुरंत पढ़ो, बंद कर दो बुक, और उसके बाद जो पॉइंट तुम्हारे मन में रह जाए, चाहे वो बीच का पॉइंट हो लास्ट का, उसको लिखो। क्या याद रह रहा है मन में, सर वो ला पात्रे ले सिटोयन याद आता है बार बार, वो तो मुश्किल नहीं है सर। ला पात्रे ले सिटोयन की द आइडिया ऑफ ला पात्रे एम्फेसाइज फ्रांस एज फादरलैंड, ले सिटोयन दैट वी ऑल आर द सिटीजंस ऑफ फ्रांस। सर वो न्यू हाइम्स वेर कंपोज्ड, मार्टियस कमेमोरेटेड, ओथ्स टेकन, ऐसा कुछ था, हाँ। रीजनल डायलेक्ट्स वे डिस्करेज्ड, फ्रेंच वॉज प्रमोटेड एज द नेशनल लैंग्वेज। उसके बाद नहीं याद है, कुछ तो यूनिफॉर्म के बारे में, यूनिफॉर्म वर्दी, यूनिफॉर्म के बारे में कुछ तो पढ़ा था, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट्स वे इंट्रोड्यूस्ड। एक और था कुछ तो यूनिफॉर्म में, यूनिफॉर्म सिस्टम, यूनिफॉर्म लॉस फॉर ऑल सिटीजंस, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट, यूनिफॉर्म लॉस था, और कुछ चीजें थी क्या, काफी है क्या। ला पात्रे लिख दिया, ले सिटोयन लिख दिया, उसके बाद मैंने लिख दिया इंटरनल कस्टम ड्यूटीज वे अबॉलिश्ड, है ना। न्यू सर कॉमननेस क्या क्या थी, कॉमन चीजें क्या थी, कॉमन लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज, सर कॉमन लॉ, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट, यूनिफॉर्म लॉज, सर कॉमन फ्लैग, न्यू ट्राई कलर फ्लैग वाज इंट्रोड्यूस्ड। अब इसमें एक पॉइंट तो हम भूल ही गए थे, तुमको याद आ गया होगा शायद, कि एक असेंबली थी, उस असेंबली के नाम से ही उनको इतनी चिढ़ थी कि उसका नाम उन्होंने चेंज करके नेशनल असेंबली कर दिया। द स्टेट जनरल असेंबली वाज रीनेम्ड एज द नेशनल असेंबली। दोस्तों इसमें कोई फिक्स ऑर्डर नहीं है कि बुक में पहले ला पात्रे ले सिटोयन लिखा है तो मैं भी ला पात्रे ले सिटोयन लिखूंगा। कम से कम शुभम सर कह रहे, बहुत मैंने टॉपर्स और स्कॉलर्स निकाले, पर कम से कम शुभम सर के स्टूडेंट ये जाने कि पढ़ाई का एसेंस तब है जब आप अपने हिसाब से लिखो। ये तुम्हारी जगह रोबोट पढ़ता है ना, जो उसको फीड किया जाए वही लिख देगा। तुम एक विद्वान इंसान हो, अपना जीवन आजादी से जियो ना, पता है ना क्या लिखना है, उसको कैसे लिखना है तुम्हारे ऊपर है। सो द आइडियाज ऑफ ला पात्रे ले सिटोयन, उसके बाद रीजनल डायलेक्ट्स डिस्करेज्ड, फ्रांस नहीं, फ्रेंच वाज प्रमोटेड एज द नेशनल लैंग्वेज, दुनिया भर के पॉइंट्स हैं। उनमें से जो भी तुमको अच्छे पॉइंट्स लिखे, सर वो ओथ्स वेर टेकन, न्यू हाइम्स वेर कंपोज्ड, ओथ्स टेकन, मार्टियस कमेमोरेटेड, स्टेट जनरल असेंबली वाज रीनेम्ड एज द नेशनल असेंबली। सर वो वर्दी, सर यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट, यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजंस, बहुत सारी ऐसी चीजें जो हैं तुमको अब तक दिख गई होगी। क्लियर है? अरे हाँ या ना? अभी क्वेश्चन आया 3 नंबर में या 5 नंबर में, व्हाट वर द स्टेप्स टेकन बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज, लिख लोगे ना। आंसर कैसे लिखते हैं? पॉइंट्स में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? ऐसा नहीं है कि इतना लिख दिया, है ना, कि द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज एम्फेसाइज द आइडिया ऑफ ला पात्रे एंड ले सिटोयन, नहीं, इतना लिखो, एक्सप्लेन करो। द आइडिया ऑफ ला पात्रे एम्फेसाइज्ड फ्रांस टू बी सीन एज द फादरलैंड, द आइडिया ऑफ ले सिटोयन एट द सेम टाइम एम्फेसाइज्ड, है ना, ऑल द फ्रेंच पीपल टू बी द सिटीजन्स ऑफ फ्रांस।
न्यू हाइम्स वेर कंपोज्ड, है ना, पेट्रियोटिक सॉन्ग्स वेर रिटन इन द नेम ऑफ फ्रांस, ओथ्स वेर टेकन, मार्टियर्स कमेमोरेटेड। क्यों मार्टियर्स कमेमोरेट करते हैं? क्यों हम जो है मतलब राजपथ पर परेड निकालते हैं और राष्ट्रपति वीर चक्र और परमवीर चक्र देते हैं? क्यों? ताकि लोगों के अंदर वो गर्व की भावना आए कि जिसके परिवार के व्यक्ति शहीद हुए हैं या जिसने अपना लहू बहाया है, या लहू नहीं भी बहाया, तुम जिंदा हो पर कोई बहुत ज्यादा बड़ा बहादुरी का काम किया है, तो तुम्हें वो गर्व दिया जाए। वो चक्र तुम्हें सिर्फ राष्ट्रपति नहीं, पूरा देश दे रहा है। तो याद रखना दोस्तों कि यही सारी चीजें हैं। न्यू ओथ्स वे टेकन, मार्टियर्स कमेमोरेटेड, यानी कि टू मेक द पीपल ऑफ द नेशन प्राउड। यानी कि आंसर कैसे लिखते हैं? पॉइंट लिखते हैं, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, फिर एक पॉइंट लिखते हैं, फिर उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। ऐसे इस तरीके से हम अपना आंसर लिखते हैं। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद यहां देखो, द कवर ऑफ जर्मन एल्मेनाक, इसी पेज नंबर, तुमको पेज नंबर 7 पे, कहानी में कुछ ज्यादा ही आ गया, पेज नंबर 5 पे तुमको ये फोटो दिख रही होगी। ठीक है, ये जर्मन एल्मेनाक है। अब एल्मेनाक क्या है, एल्मेनाक क्या है मुझसे मत पूछना। ठीक है, फ्रेंच बैस्टाइल बीइंग स्टॉर्म्ड। तो 1 मार्क में एक क्वेश्चन मैंने बहुत पहले यहां से देखा था कि व्हाट इज ऑन द फ्रेंच एल्मेनाक, या व्हाट इज ऑन द कवर, सॉरी फ्रेंच नहीं, मुझसे गलती हुई, जर्मन एल्मेनाक। हालांकि देखो याद रखना, बैस्टाइल आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन में स्टॉर्मिंग ऑफ द फोर्ट ऑफ बैस्टाइल। बैस्टाइल फ्रांस में है, लेकिन फ्रांस के एल्मेनाक पे नहीं है, जर्मनी के एल्मेनाक पे तुमको बैस्टाइल का जो है दिखेगा। सो पेज नंबर 5 पर ये जो बॉक्स है उसमें ये अंडरलाइन कर लेना, द कवर ऑफ जर्मन एल्मेनाक, इसको एनसर्कल कर लो, और फ्रेंच बैस्टाइल बीइंग स्टॉर्म्ड, बस ये 2 लाइन जो है एनसर्कल करके अंडरलाइन कर लो। एग्जामिनेशन में जाने से पहले बस देख लेना, रट्टा मत मारना, याद मत करना। तो कवर ऑफ जर्मन एल्मेनाक के ऊपर क्या है? फ्रेंच बैस्टाइल बीइंग स्टॉर्म्ड। अब इसी पेज पे नीचे जो तुम्हारा लास्ट पैराग्राफ है, इसके बगल में क्वेश्चन लिखना, पेज नंबर 5 के लास्ट पैराग्राफ के बगल में ही, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जैकोबिन क्लब, या व्हाट वाज द जैकोबिन क्लब। एक जैकोबिन क्लब आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, वो मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर रेन ऑफ टेरर, हाँ पढ़ा था ना, भूल जाओ, नया पढ़ेंगे कुछ इसमें, वो भूल जाओ, जो भी था भूल जाओ। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जैकोबिन क्लब। अब यहां पे जैकोबिन क्लब क्या है? देखो 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था कि फ्रांस में कैसा जैकोबिन क्लब था, क्या क्या हुआ। फ्रांस छोड़ो, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो तुमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा, वो तुम एक देश को देख रहे थे। अब ये नेशनलिज्म इन यूरोप है, तुम पूरे कॉन्टिनेंट को देख रहे हो। तो पूरे कॉन्टिनेंट के पर्सपेक्टिव से अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट वाज द जैकोबिन क्लब, या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द जैकोबिन क्लब। अंडरलाइन कर लो, जो शुरू की 4 लाइनें तुमको दिख रही हैं, यहां 3 दिख रही है, तुम्हारे बुक में 4 होंगी। When the news of the events in France reached the different cities of Europe, students and other members of educated middle classes began setting up Jacobin clubs. Full stop. Their activities and campaigns prepared the way for the French armies. बस वहीं तक अंडरलाइन करो, French armies तक, ठीक है, यहां तक, paved the way for the French armies, ठीक है। उसके बाद लास्ट की 2 लाइन, The French armies began to carry the idea of nationalism abroad. ठीक है, क्लियर है यहां तक? अरे हाँ या ना, कर लिया अंडरलाइन? चलो समझो। अब यहां मेरे को बुक रखने की जगह नहीं मिल रही है, चलो बस मस्ती में चैप्टर समझो अपना। दोस्तों बहुत बहुत ही ज्यादा कमाल का चैप्टर है ये। जैकोबिन क्लब क्या है? देखो जैकोबिन क्लब ये है कि आपको पता होगा कि ये जो 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन वगैरह वगैरह चीजें आपने देखी थी। दोस्तों आज भी हम कहते हैं ना कि फ्रांस जो है वो जननी है लोकतंत्र की, फ्रांस इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। कि सबसे पहला आइडिया कि हम जो है, फ्रांस ने बहुत चीजें की हैं। चलो इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। आज आप हॉलीवुड की फिल्में देखते हो, अमेरिका की, आपको लगता है, आप शायद मार्वल की फिल्में देखते हो या जो भी आप देखते हो, आपको लगता होगा कि अमेरिकन या हॉलीवुड सिनेमा बहुत ज्यादा अच्छी है, उनकी अपने अकेडमी अवार्ड्स या ऑस्कर्स वगैरह भी होते हैं। पॉइंट यहाँ पे ये कि आप आज सोचते हो कि हॉलीवुड बहुत बड़ा है, नहीं, सिनेमा जो है वो अमेरिका में पैदा नहीं हुआ साहब, सिनेमा यूरोप में पैदा हुआ था, फ्रांस में पैदा हुआ था, है ना। तो सिनेमा वॉज बॉर्न इन फ्रांस या सिनेमा वॉज बॉर्न इन यूरोप।
अमेरिका ने तो बस उसको लास्ट में लार्ज स्केल पे करना शुरू कर दिया। मैं आपको बताता हूं, अगर दोनों विश्व युद्ध नहीं हुए होते, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2, तो कोई यूरोपियन कंट्री, परहैप्स फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम, है ना, वी से कि अडोल्फ हिटलर वाज अ वेरी बैड गाय, पर 1939 से 1945 जो नाको तले चने एक देश जर्मनी ने चबवाए थे हिटलर ने, है ना, सभी अलाइड पावर्स को, चाहे अमेरिका हो, अमेरिका तो लास्ट के 1-2 सालों में ही आता है, चाहे यूनाइटेड किंगडम हो या उस समय जो सोवियत रिपब्लिक था, सोवियत संघ, रशिया, कमाल का पोटेंशियल था उनके देश के पास भी। उससे भी पहले के इतिहास में आपका देश बहुत शक्तिशाली था, लेकिन आपके देश में राजाओं की पॉलिसी थी कि जब तक नेसेसरी ना हो हम सिर्फ डिफेंड करेंगे, हम उसके देश पर हमला करेंगे नहीं। हमें पता भी नहीं था ये कहां कहां से आते थे। वो अलेक्जेंडर तो कहीं मिडिल ईस्ट से आए थे, ग्रीस से लोग आए थे, मेगास्थनीज ग्रीक एम्बेसडर, मेगास्थनीज ने क्या लिखा है भारत के बारे में आपको पता होगा। मेगास्थनीज ग्रीक एम्बेसडर वो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आए थे मौर्यन एम्पायर के टाइम पे। उससे पहले एक समुद्रगुप्त हुआ करते थे, दी नेपोलियन ऑफ इंडिया। बहुत बहुत सारी चीजें आपको दिखाई देने मिलेंगी, ठीक है। ये बात आप समझ करके चलिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। द नेपोलियन ऑफ इंडिया कौन है? समुद्रगुप्ता इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया बिकॉज ही वाज अ वेरी पावरफुल एम्परर। हालांकि वो नेपोलियन से बहुत पहले थे, तो टेक्निकली आपको कहना चाहिए नेपोलियन वॉज द समुद्रगुप्त ऑफ फ्रांस। लेकिन अब हिस्ट्री जो है आपकी यूरोपियंस ने लिखी है, तो उन्होंने इस तरीके से उसको लिखा है। मैं अपने स्टूडेंट से हमेशा कहता हूं कि अगर आज अमेरिका नंबर 1 है तो वो सिर्फ इस वजह से है क्योंकि इट इज अ कलेक्शन ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल। अगर सभी लोग वहां से हट जाए, वहां इंडिजिनियस अमेरिकन बचे ही कहाँ है? यूरोप और साउथ अमेरिका के ही लोग हैं। आपको पता होगा एक स्मॉल पॉक्स नाम की बीमारी थी। वो बीमारी, वो जैसे यूरोपियंस अमेरिका में गए, है ना, वो तो भारत आना चाहते थे, गलती से अमेरिका पहुंच गए, तो वहां के लोग थोड़े लाल लाल थे, तो रेड इंडियन रेड इंडियन। अरे रेड इंडियन नाम नेटिव अमेरिकन को दिया जाता है बिकॉज उस समय भारत इतना मशहूर और इतना अमीर था। 33% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी, सब भारत आना चाहते थे। अब दोस्तों आप बस इतना समझियो कि जब यूरोप जो है यूरोपियंस आए तो उनको स्मॉल पॉक्स करके एक बीमारी थी, वो तो इम्यून थे, लेकिन बाकी लोग बीमारी से मरने लगे एक एक करके। तो वहां पे नेटिव अमेरिकन ही बहुत कम बचे हैं। सिनेमा यूरोप में पैदा हुआ, ठीक है। जो एटम बॉम्ब है यूरोप के साइंटिस्ट ने बनाया। एल्बर्ट आइंस्टाइन कहां से थे? अमेरिका से थे? नहीं, जर्मनी से थे। अगर निकोला टेस्ला कहां से? अगर आपको कभी भी, मैं अपने स्टूडेंट से कहता हूं, अमेरिका और यूरोप के बीच में डिफरेंस देखना हो तो एडिसन और टेस्ला के बीच में डिफरेंस देखना। इलॉन मस्क की बात नहीं कर रहा, निकोला टेस्ला द लेजेंड, जिनके नाम पर उस व्यक्ति ने कंपनी खोली है। अरे हाँ या ना? तो वो डिफरेंस देखना। तो अब आप बात ये समझने की कोशिश करो, यहाँ जैकोबिन क्लब के लिए मैं आपको ये सारी दुनिया भर की इंटरनेशनल हिस्ट्री क्यों बता रहा हूं, ताकि आप ये बात समझे कि जैकोबिन क्लब जो है, इनका काम क्या था कि सब कुछ फ्रांस में शुरू हुआ। फ्रांस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉरी इंपॉर्टेंट कंट्री है वर्ल्ड हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से। तो फ्रांस में शुरू हुआ। अब फ्रांस में जो है थे, फ्रांस में नेशनलिज्म का आइडिया था। तो यूरोप में जो बाकी देश थे, चाहे जर्मनी हो गया, चाहे इटली हो गया, चाहे ग्रीस हो गया, इन सब देशों ने जैकोबिन क्लब्स बनाए। ये जैकोबिन क्लब क्या है? वो क्लब्स जिनका काम है फ्रेंच आर्मीज को इनवाइट करना। आप सोच के देखिए कि आपके देश में कोई बैठा है और कह रहा है अमेरिका को, आओ हमारे देश पर हमला करो, हम चाहते हैं तुम हमला करो। तो ये जैकोबिन क्लब क्या करते थे? ये फ्रांस में नहीं बने, वो 9th स्टैंडर्ड भूल जाओ। यहां पे हम जिन जैकोबिन क्लब्स की बात कर रहे हैं, these Jacobin clubs were set up in different countries in of Europe. इनका काम क्या था? They invited Napoleon, they invited the French armies to attack on the country. क्यों? हमारा राजा भी बहुत घूसट है। फ्रांस में देखो डेमोक्रेसी की बात होती है, फ्रेटर्निटी, बंधुत्व, भाईचारे की बात होती है। फ्रांस कितना अच्छा देश है, और हमारे देश में अभी भी घूसट राजा, अभी भी 3 एस्टेट्स का सिस्टम है, क्लर्जी, नोबिलिटी, 3rd एस्टेट। तो लोग चिढ़ गए थे, और उस चिढ़ में लोगों ने क्या किया कि अगर फ्रांस हमारे देश पर हमला कर देगा तो हम फ्रांस की टेरिटरी बन जाएंगे। अरे मैंने किसी देश को जीता तो मैं उस पर कब्जा कर लूंगा। तो फ्रांस में जैसे इक्वालिटी है, डेमोक्रेसी है, हमारे देश में भी डेमोक्रेसी आ जाएगी। तो लोगों ने क्या किया? यूरोप के लोगों ने अपने अपने देश में छोटे छोटे जैकोबिन क्लब्स बनाए और फ्रेंच आर्मीज को इनवाइट किया। इसीलिए यहां पे लिखा गया है कि द फ्रेंच आर्मीज बिगैन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड। नेशन स्टेट का आइडिया,
कि मतलब अगर तुम इटली से हो तो तुम सिसिली से हो, यहां से हो, फर्क नहीं पड़ता, पूरा इटली एक होना चाहिए। उसी तरीके से तुम फ्रांस से हो, तुम वर्साइलिस से हो, ट्यूलेरीज से हो, फर्क नहीं पड़ता, पूरा फ्रांस एक होना चाहिए। उसी तरीके से लोग अपने राजा से, अब फ्रांस में ये सब हुआ इसका मतलब थोड़ी पूरे यूरोप में राजा हट गए। यूरोप में बहुत सारे देशों में अभी भी मोनार्की थी, तो लोग मोनार्की से चिढ़ गए थे, वो डेमोक्रेसी चाहते थे। तो कुछ लोगों ने, सबने नहीं, कुछ लोगों ने क्या किया, अपने अपने देश में छोटे छोटे क्लब्स बनाए। उन क्लब का क्या काम था, हमारे देश की इंफॉर्मेशन उनको दो, फ्रांस की आर्मी को इन्वाइट करो कि आप हमारे देश पर हमला कर दो और हम भी जो है आपकी मदद करेंगे ताकि हमारे देश में भी अच्छे दिन आ जाए। ये सब जो है, तो ये जो क्लब्स ये सब काम करते थे, उन्हीं क्लब्स को हम जैकोबिन क्लब कहते हैं। क्लियर है? बढ़िया है। चलो, so of course when the news of the events in France reached different cities of Europe, students and other members of educated middle class, ये जैकोबिन क्लब जो थे ये किसी गरीब किसान ने नहीं बनाए, एजुकेटेड मिडिल क्लास ही बनाती है। देखो, जो गरीब लोग हैं वो तो रोजी रोटी के बारे में सोचने में बिजी रहते हैं, जो अमीर लोग हैं उनको तो फर्क ही नहीं पड़ता, बहुत पैसा है, अपना जीवन बस मजे में जीते हैं। तो एजुकेटेड मिडिल क्लास स्टूडेंट्स, ये जो पढ़े लिखे समाज के वर्ग हैं, इन लोगों ने जैकोबिन क्लब्स बनाए। The Jacobin clubs were set up to invite the French armies to attack their respective countries, है ना। जैकोबिन क्लब्स को इसीलिए सेटअप किया, है ना। When the news of the events in France reached different cities of Europe, students and other members of educated middle classes began setting up Jacobin club. इनका काम क्या था? These Jacobin clubs were set up to invite the French armies to attack their respective nations. Because the French armies began to carry the idea of nationalism abroad. फ्रांस की आर्मी जहां जहां जाती थी, नेशनलिज्म का आइडिया अपने साथ लेकर के जाती थी और इसीलिए उन्होंने उसको इनवाइट किया। क्लियर है? अरे हाँ या ना? ठीक है दोस्तों, फिलहाल इस लेक्चर को मैं यहीं पर एंड करता हूं। ठीक है, इसके पार्ट 2 में हम और चीजों को बढ़िया तरीके से समझेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस लेक्चर में सारी चीजें समझ पाए होंगे और ये बात हमेशा याद रखिएगा, एकम सत्यम विप्रा बहुधा वदन्ति। एक ही सत्य होता है, विद्वान उसको अलग अलग तरीकों से कहते हैं, उससे सत्य नहीं बदलता। क्या हुआ है, क्या था कॉन्सेप्ट, वो मैंने आपको बताया। चाहे नेशन स्टेट का हो, चाहे जैकोबिन क्लब का हो, लिखना कैसे है वो आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है। बहुत बहुत शुक्रिया। Download the app now.